सबसे पहले जो लोग हमें यहाँ देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा। तो सर की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक जिला है मुंगेर, वहां से सर की जर्नी शुरू होती है। बचपन वहां से शुरू होता है, बिहार में मुंगेर से सर आते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखी है पिक्चर, उन्हें बता दूं कि जी पे अभी पिक्चर आई है चिंटू का बर्थडे। तो ये 13-14 साल की जर्नी है पूरी, जिसमें बहुत अथक प्रयास के बाद फाइनली ये फिल्म लोगों तक पहुंच पाई है। तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कितना वेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे बेटर एग्जाम्पल मैं आज के दिनों में तो नहीं देख पा रहा हूँ सर। उसके बहुत बड़े इस चीज की आप गवाही है कि मैंने 14 साल में वो चीजें जो पहुंचाना चाहता था, मैंने फाइनली लोगों तक वो चीजें पहुंचा दी। तो सर मैंने आपकी पिक्चर देखी, बहुत बेहतरीन फिल्म है। एक घर में पिक्चर शुरू हुई है और एक ही घर में खत्म है, और उस पिक्चर में मैंने एक सेकंड के लिए भी खुद बोर ऐसा फील नहीं किया कहीं पे भी। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लेजर। तो सर सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस यहाँ पे जानने की चाहत रखती होगी कि कैसा था बचपन। बिहार में एक परंपरा है कि आप सीबीएसई स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, तो बस नाम के लिए सीबीएसई है, इंग्लिश वैसे ही है। और तो ये टिपिकल चीजें हैं जो अभी भी वो चीजें चल रही है, अभी बहुत हद तक सही है। लेकिन फिर भी आप जिस टाइम से आते हैं उस टाइम तो और भी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी होगी। तो कैसा था आपका बचपन, थोड़ा सा उस दिनों में हमें ले चलिए। मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसा बचपन मिला। हाँ, मतलब एक तरीके से कहें तो जैसे चिंटू का बचपन था ना फिल्म के अंदर, तो उसकी बड़ी बहन थी, उसके बड़े मम्मी पापा हैं, उसकी नानी है, सब उसका ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं। मेरा बचपन भी कुछ ऐसा ही था। जी और मेरे बड़े भाई सत्यांशु, जिनको तो आप जानते हैं, जी जी जी। और मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, इन सब के साथ एक जॉइंट फैमिली में मेरा बचपन बीता है, गुजरा है। मेरा नानी घर भी बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था, तो मैंने परिवार ही देखा है, परिवार के साथ ही रहा हूँ। और या तो बचपन मेरा बहुत अच्छा बीता था। मेरे दोस्त आज भी मेरे साथ हैं, आज भी साथ देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितनी ज़्यादा खुशी आज मेरे परिवार वालों को हो रही है इस फिल्म के रिलीज होने से, उतनी तो शायद मुझे भी नहीं होती। मेरे आस पड़ोसी आज भी मुझे, पड़ोसियों का कॉल आ रहा है, वो मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझे याद करा रहे हैं कि मैं उनके घर जाता था और वो मुझे बिस्किट खिलाते थे, और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो वही यार, बड़ा प्यारा बचपन बीता। आज ही इनफैक्ट टिकुलिया गाने को मैं याद कर रहा था आज सुबह जी सुबह, और मुझे ये सब याद आ रहा था कि टिकुलिया वाली जो कहानी है, एक माँ अपने बच्चे को तेल लगा रही है, मेरी दादी ने मुझे वैसे तेल लगाया है छत पे, आंगन जी में, हमारे यहाँ बिहार में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो हम हवा लेने के लिए छत पे सो जाया करते थे कभी कभी। मेरे घर वाले भी जुड़ रहे हैं अभी, देखिए मैंने उनको बताया भी नहीं और वो जुड़ रहे हैं। तो मेरी मम्मी, मेरी मासी, ये सारे लोग, एक बहुत ही अच्छा प्यारा क्लोज निट परिवार था, परिवार है। जी, सबको एक बार मेरी तरफ से प्रणाम। तो सर मैं पिक्चर देख रहा था ना, तो मैं अपने बचपन को याद कर रहा था। जब मैं आपकी पिक्चर देख रहा था तो एक वो लाइन है उसमें जो ट्रेलर में भी है, चली 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 चिंटू बाबू का बर्थडे है आज। तो मैं उस चीज को फील कर रहा था, क्योंकि मेरे पापा भी, मुझे याद है बचपन में ऐसे ही, मतलब मुझे दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, वो अच्छा मेरे ये पापा चीजें आ है, रही हैं। ये मेरे घर में भी होता था। आप सेम है, बताइए, सेम है मैं सर। आपसे जानना चाहूंगा, मैं खुद तो की बात क्या सुनूं, आप बताइए मुझे। तो उस बचपन को मैं याद कर रहा था, मुझे लगा मैं अपने 20 साल पीछे पहुंच चुका हूं, और मेरे पापा एग्जैक्ट उसी तरीके से उस चीज को बोलते थे। हम्म। वो बहलाने फुसलाने की कोशिश करते थे कि अच्छा ठीक है, महंगा केक नहीं आता था तो ठीक है, घर में ही हलवा बना के और उसमें किशमिश वगैरह रख के और वो चीजें। तो
फील कर पाया, उससे अपने बचपन को फील कर रहा था मैं उस टाइम, जिस टाइम पिक्चर देख रहा था। एक एक डायलॉग, उधर से मम्मी बोलती हैं कि चिंटू के पापा कितना नहाएंगे, तो बच्चा बोलते कितना नहाएंगे पापा। तो ये सब लाइनें सुनने को मिलती है वो। और बॉम्बे जब से आया हूँ ये चीज, इन चीजों से दूर निकल गया था। बट फिल्म एक जरिया है जिससे आप उन चीजों से कनेक्ट होते हैं। और सर बहुत बखूबी दिखाया है आप लोगों ने। बहुत, एक तो खुशी इस बात की होती है जब एक इंसान बहुत अरसे से किसी चीज की कोशिश में लगे होते हैं। आपकी, मैं फिल्म कंपेनियन के इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें आप बताते हैं कि 2004 में हमारी जर्नी एक तरीके से शुरू होती है जब बॉम्बे आते हैं, और एक भाई बीएमएम और एक भाई बोलते हैं कि मुझे मेडिकल के लिए। तो कैसे निकलना कैसे हुआ बिहार से? ये ख्याल कब आया कि मतलब फिल्म मेकर बनना है, या ये चीज आइडिया कब से जनरेट होने लगा था? यार मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता है। हाँ, इतना जरूर पता है कि हम लोग बिहार के एक छोटे से घर से हैं, एक छोटे से शहर में, मुंगेर नाम का शहर है मेरा, हम वहाँ से हैं। और फिल्मों को देखने का शौक हमेशा से रहा। मम्मी पापा फिल्मों के बड़े शौकीन थे, दोनों को अलग अलग तरह की फिल्में पसंद आती थी। मेरे पापा इतने शौकीन रहे हैं फिल्मों के कि उनको पता चला कोई फिल्म रिलीज हो गई है, लेकिन हमारा शहर छोटा था और वहां तक फिल्म आने में वक्त लगता था, तो वो नाव चढ़ के उधर जाके उनको फिल्म देखना होता था, और कभी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके दिखाया करते थे। तो फिल्म देखने का चाव बड़ा रहा है। मम्मी अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ जाके देखा करती थी फिल्मों को, तो ये सब तो बचपन से ही रहा है। ठीक है, मतलब हम भी बचपन में होते हैं तो सर बहुत चीजें दिमाग में चीजें चल रही होती है, ये कर लेता हूँ, ये नहीं होता तो ये कर लेता हूँ। मतलब हम ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि परफेक्ट हमें पता नहीं होता है कि अच्छा फिल्म मेकर बनना है तो ये करके इस तरीके से पहुंच सकते हैं। वो आइडिया नहीं होता है तो हम कुछ कुछ चीजें ट्राई कर रहे होते हैं। अच्छा मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ तो राइटर बन जाता हूँ, अच्छा गा लेता हूँ तो सिंगर बन जाता हूँ। बट जैसे जैसे रियलिटी हमें समझ में आने लगती है फिर वो चीजें ब्लर होते जाती है। तो और ये जो बॉन्डिंग आपकी, क्योंकि एक भाई इतने अंडरस्टूड थे कि यार मुझे बीएमएम करनी है, तुम्हें मेडिकल करनी है, तुम उधर जाओ मैं इधर करता हूँ, मैं इधर करूंगा, तुम उधर मेडिकल में लगे रहो, मैं इधर कुछ अपना बना लेता हूँ, फिर तुम आना। तो ये अंडरस्टैंडिंग बचपन से ही दोनों भाई में, या फिर जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी वो चीजें बढ़ती गई? देखिए, जब आप बिहार के मध्य वर्गीय परिवार से होते हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। जी बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें ऐसे प्लान नहीं की गई थी। पहले यही डिसाइड था कि बड़े भाई मेडिकल या इंजीनियरिंग करेंगे, मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगा। फिर धीरे धीरे ये मुझे क्लैरिटी मिली कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मेडिकल नहीं करनी है। और ये तब होता है जब आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, जब आप काफी एबल लोगों के बीच जाते हो, तो आपको पता चलता है कि आप क्या बेहतर कर सकते हो। हर कोई किसी ना किसी चीज के लिए बना होता है। और मैं जिस इंस्टीट्यूशन में गया था, रामकृष्ण मिशन देवघर में हमारा बोर्डिंग स्कूल है, वहां जाके मैंने देखा कि जब खुद को मैंने वहां जब मैंने खुद को उतने सारे इंटेलिजेंट लोगों के बीच पाया कि मेरे ही डॉर्मेट्री में क्लास का सबसे अच्छा फुटबॉलर भी था, सबसे अच्छा गोलकीपर भी था, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला सबसे अमेजिंग लड़का था, क्लास का सबसे अमेजिंग एक बंदा था जिसकी अंग्रेजी सबसे ज्यादा अच्छी थी, एक बंदा था जिसकी जो मैथ्स में सबसे ज्यादा अच्छा था। उन सबके बीच में मैं कहीं नहीं था, सो मुझे हमेशा से ये चीज ढूंढने की ललक रही थी कि मेरी जगह कहाँ है और मैं क्या बेहतर कर पाऊंगा। कभी आप खुद ढूंढ लेते हो, कभी आप एक ऐसे जगह पर होते हो जहाँ लोगों के बीच आपको ये अंदाजा मिल जाता है क्या नहीं करना है। तो मुझे पता था मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे मेडिकल नहीं करना, मुझे आगे और पढ़ाई नहीं करनी, मुझे ग्रेजुएशन करना तो आर्ट्स में करना। तो ये सब क्लैरिटी मिली। और वहाँ स्कूल में, कॉलेजेस में आप जब कुछ फंक्शंस करते हो, आप कुछ इवेंट्स करते हो, आप म्यूजिक में इन्वॉल्व होते हो, आप ड्रामा करते हो, तो वहां जाके आपको एक सर्टेन आइडिया मिलता है अपने बारे में। जैसे मैंने एक फंक्शन किया था, उसको करने के दौरान मुझे लगा कि मैं जितना सहज महसूस कर रहा हूँ ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, इस सब की तैयारी में,
राइट। मुझे लगा कि यही सही जगह है मेरे लिए। यहाँ मैं दिन रात सुबह शाम पड़ा रह सकता हूँ, यहाँ मैं रह सकता हूँ, यहाँ मुझे भूख नहीं लगती, यहाँ मुझे प्यास नहीं लगती, तो वो आपको धीरे धीरे अंदाजा मिलता है। और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है, आपके दोस्त सपोर्टिव होते हैं, तो फिर आपको इवेंचुअली वो रास्ता मिलता है। सत्यांशु सर ने मेरे लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान कर दी थी, क्योंकि उनका वो घर के बड़े थे, मेरे बड़े भाई हैं, उनका एडमिशन एमबीबीएस में ऑलरेडी हो चुका था, तो घर में जो प्रेशर होता है वो हट गया था, तो सबको एक हाँ, रास्ता दिख रहा था कि हाँ ये बड़ा भाई है, हमारा बेटा इसके एमबीबीएस पीछे में जा पीछे रहा है, चलेगा। एफएमसी में जा रहा है, तो ये ठीक है, अब ये संभाल लेगा। ये हाँ बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है, छोटे भाई को वो कुछ कर लेगा। तो ऐसा ही जी। हुआ, मतलब उन्होंने देखा कि मेरा टेम्परामेंट पढ़ाई के बीच नहीं था, एंड देन ही वेंट टू एफएमसी और उन्होंने मेरे लिए रास्ता निकाला। मैंने डीयू में एडमिशन ले लिया था, हंसराज कॉलेज में। जी। लेकिन जब मैं आखिरी बार अपने घर से मिलने आया, घर वालों से मिलने आया कि चलो एडमिशन हो गया है, अब 3-4 दिन मिल लेते हैं, फिर वापस दिल्ली चले जाएंगे। उस जी। दौरान मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि मुंबई में बीएमएम करके कोर्स होता है, बैचलर ऑफ मास मीडिया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि जी। डीयू की पढ़ाई बहुत अच्छी है, हम डीयू को चेज करते हैं। वहाँ एडमिशन भी मिल गया था, तो मैं एक सर्टेन सिक्योरिटी ले ली थी मैंने कि ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। फॉर्चुनेटली मेरा एक दोस्त कुमार गौतम उसका नाम है, वो एडमिशन लेने के लिए मुंबई जा रहा था। मैंने कहा मैं भी जाऊंगा, और उस समय गिनती के 1-2 कॉलेज के ही डेट्स बचे थे जहां मैं अप्लाई कर सकता था। मैंने अप्लाई किया और उस साल हो नहीं पाया। लेकिन वो जो मेरी जर्नी रही कि लिटरली जो जर्नी थी कि मैं अपने घर से बिना टिकट के जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के परेशान होके मुंबई जा रहा हूँ, और रत्ती भर भी मुझे फर्क नहीं पड़ा कि मैं एसी में बैठा हूँ या लोकल कंपार्टमेंट में। मुझे लगा मैं सही जा रहा हूँ। जब एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा दिल बहुत टूटा। फिर मैं दिल्ली जाके 1 साल वहां रह के नाटक वाटक करके मैंने खुद को तैयार किया। और सत्यांशु जी ने मुझे कहा था कि ये 1 साल ले लो, खुद को तैयार करो, और अगली बार आएंगे तो प्रॉपरली हर जगह एडमिशन देंगे, हर जगह एंट्रेंस वगैरह देना, और इस बार किला फतेह करेंगे। और वैसा ही हुआ। वो लिटरली मेरे साथ हर एक कॉलेज जाते थे, हर एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाया करते थे। हम लोग बैठ के एड्स वैड्स डिस्कस करते थे, क्या अप्रोच है वो डिस्कस करते थे। और ऐसे ही खेल खेल में मेरा एडमिशन हो गया, जी। और फिर से मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की। तो मैंने 1 साल दिल्ली डीयू हंसराज में की, और उसके बाद 3 साल मुंबई में की। और यहाँ मुझे जो दोस्त मिले मेरे क्लास में और कॉलेज में और बाकी कॉलेजेस से, इन सब का जी। साथ मिला, और फिर काफ़ी अमेजिंग जर्नी वहाँ से मेरी शुरू हुई। मुंबई में एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि शायद मुंबई शहर की तासीर ये है कि वहाँ अगर आपको काम करना है तो लोग आपको बुला लेते हैं। करेक्ट। अगर आप काम करने को तैयार हो, आप जूझने को तैयार हो, तो एवेन्यूज हैं, यहाँ पर रास्ते हैं। तो वैसे राइट। ही छोटे मोटे टीवी सीरियल्स में कुछ डायलॉग्स इधर का उधर करना, सीनियर्स के लिए कुछ इंग्लिश की लाइनें हिंदी कर देना, ये सब कर कर के धीरे धीरे मैंने कोशिश की। एक्टिंग को लेके कभी कोई झुकाव नहीं था मेरा, मैं हमेशा बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन ही रहना चाहता था। और धीरे धीरे यहाँ पे दोस्तों ने इनकरेज किया। एक दोस्त ने मुझे निखिल अडवाणी सर से मिलाया, और वहाँ जाके मुझे हिंदी डायलॉग कोच बनने का मौका मिला। जी। वहाँ से निखिल अडवाणी सर ने मुझे अपनी फिल्म में बतौर असिस्टेंट रख लिया। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एक असिस्टेंट क्या करता है, लेकिन वहाँ धक्का खा के ऑन द जॉब जो चीज़ें सीखी मैंने वहीं सीखी, सेट पे जाके सीखी। मेरे कॉलेज ने मेरी बहुत मदद की, मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स थे, मेरे एचओडीज थे, उन्होंने बड़ी मदद की। वो देख रहे थे कि यहाँ एक लड़का है जो काम करना चाह रहा है, तो हम इसको रोकते नहीं हैं, इसको जाने देते हैं। तो मेरे राइट। अटेंडेंस का, मेरे प्रोजेक्ट वगैरह का सब कुछ मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरे कोऑर्डिनेटर्स, मेरे एचओडीज वगैरह ने हैंडल किया, और उन लोगों ने काफ़ी मदद की। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और इस बीच सत्यांशु जी एफएमसी में वर्ल्ड सिनेमा देख रहे थे, और मैं उनसे मिला करता था, और वहीं ऐसे आते जाते बात निकली, और उन्होंने मुझे कहा कि यार हमको एक स्क्रीन प्ले लिखनी चाहिए, और ऐसी कहानी लिखें कि इराक में ऐसा भी कोई दिन नहीं आजकल जहां बमबारी वगैरह रुकी है। उस समय 2007 की बात है, यूएस इन्वेजन था इराक में, और यूएस ट्रूप्स वापस नहीं लौटे थे। जी। तो उन्होंने एक अखबार में कहीं ये बात पढ़ी थी, और उनको ये आइडिया है कि कहीं एक दिन की कहानी अगर लिखी जाए
एक इंडियन परिवार है, वो इराक में जाके फंसा हुआ है और एक दिन की कहानी है। तो जब वो अपनी लेक्चर खत्म करके मुझसे मिलने आए, मैं उस समय उनके हॉस्टल में ही था, वो मुझसे मिलने आए, मैंने उनको बोला कि यार मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है आइडिया, ये एक दिन की कहानी कहने का ऑब्सेशन क्या है, ये क्या बात होती है। और तब उन्होंने इस बात को इतने सीरियसली ले लिया। सत्यांशु सर की सबसे बड़ी मेरिट ये है कि वो छोड़ते नहीं, वो पकड़ लेते तो पकड़ लेते हैं और उसको पूरा करके दम लेते हैं। तो विद इन अ वीक आई थिंक उन्होंने मुझे कॉल किया, तब तक मैं मुंबई आ चुका था, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि वो एक दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस एक दिन में उस घर के सबसे छोटे मेंबर का बर्थडे। अब बता कहानी सही है कि नहीं। और मैंने कहा अब तो मुझे सब कुछ ऑलरेडी उस समय, हाँ सब कुछ सही लग रहा था, मुझे ऑलरेडी लग रहा था कि ये कहानी इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि बर्थडे जो है वो हर देश में, हर कॉन्टिनेंट में मनाया जाता है, हर घर में मनाया जाता है। उसके लिए वो ऐसा यूनिवर्सल टॉपिक है। वॉर भी एक यूनिवर्सल टॉपिक है। और पहली फिल्म में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी कहानी कहो जिससे आप एक अपनापन बना पाते हैं। कनेक्ट कर तो पाए। वो बिहार की फैमिली वो आ गई, और कुछ यूनिक सेटिंग या एक यूनिक प्रेमिस या एक यूनिक बात कह दो जो शायद कुछ समय में नहीं बनी हो या कभी नहीं बनी हो, जिससे कि आपका वो नयापन रहता है, आपका यूनिक वॉइस निकल करके निखर करके आता है। तो इसलिए ये दोनों जो मैरिज हुआ ना, बिहारी फैमिली और वो इराक और वॉर का प्रेमिस, तो हम लोगों को वर्ल्ड सिनेमा बड़ा पसंद आता है और अलग अलग देशों की जो जुबान होती है उसमें हमको बड़ा रस आता है। तो हमने सोचा अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, और फिर इस तरीके से चिंटू का बर्थडे का इजाद हुआ। सर आप इसमें चर्चा करते हैं रामकृष्ण मिशन की। बिहार यूपी में ये कल्चर है कि आप 6 में पहुंचते हैं, 5 में रहते हैं, तो उन दिनों घर वाले आपको एक प्रिपरेटरी स्कूल में भेजते हैं कि अच्छा सैनिक स्कूल, रामकृष्ण मिशन, इस सब में अगर चले जाते हो तो फिर करियर सेट है, एटलीस्ट 12 तक तो नहीं सोचना पड़ेगा। और वो बहुत हद तक सही भी है, बट मैं भी उनमें से एक हूँ जो रामकृष्ण मिशन के लिए प्रिपरेशन में बैठा। तैयारी की थी तुमने? ओके। उसी दौरान मैं रामकृष्ण मिशन भी गया था, हम लोगों का सेंटर वहीं पे था स्कूल के अंदर, और मेरे रिलेशन में भाई हैं वो रामकृष्ण मिशन से, तो ये प्रेशर था कि देखो वो वहां से है तो तुम भी कर। अरे ये वाली चीजें हो जाती है। और आप मुंगेर के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैं भी बेगूसराय से हूँ, जानते होंगे। अच्छा। बेगूसराय का रहने वाला हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ चीजें कैसे कैसे मिल रही है। आप बोल रहे हैं कि आपने बीएमएम सेलेक्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद। मैंने दिल्ली में 12th वहां से मैंने शुरू की, 12th की स्कूलिंग, और फिर मैंने वहां छोड़ दी स्कूलिंग वहां से। फिर होम टाउन गया, वहां पे स्कूलिंग में एडमिशन ले लिया नॉन अटेंडिंग, और फिर मुंबई आ गया। और इस बीच मुझे पता चला बीएमएम नाम की चीज होती है जो फिल्म मेकिंग से कनेक्ट है, बहुत हद तक कुछ हद तक सिमिलर है। आप फिल्म स्कूल में नहीं जा रहे तो आप बीएमएम कर लो, तो ये वाली चीज। और अभी ठाकुर कॉलेज से बीएमएम चल रहा है और ये जर्नी है। तो इन सब चीज होती रहते हैं, कहानी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं। आप जब ऐसे क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं, आप बीएमएम कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस के जितने लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं क्रिएटिव हैं, तभी उस कोर्स से जुड़े हैं। और ये चीज, और दूसरी चीज, एक बड़े भाई आपके ऊपर से हैं कि तू कर, मैं आगे चल रहा हूँ, तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना है, या घर का मैं बड़ा हूं तो मैं ये चीजें कर रहा हूँ, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना। तो आप बहुत सिक्योर हो जाते हैं कि अच्छा चलो बड़े भाई साहब ऐसे हैं ना, तो चलो मैं अब फैल सकता हूँ, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। वो चीजें मिलनी बहुत जरूरी होती है। ग्रेजुएशन हो गया, बीएमएम हो गया, उस दौरान आपके कॉलेज में मित्र बनते हैं तन्मय भट्ट। तो मैं एआईबी पे सुन रहा था, वो एक ब्रॉडकास्ट थे जिसमें बता रहे थे, 10-12 मिनट का उनका सेशन था, जिसमें बताते हैं कि कैसे कैसे आपकी दोस्ती बढ़ते चली गई। मीरा रोड में रहते थे, वहां फिर लोकल से जाते थे, और ये बैंड्रा हुआ, तो ये चीजें। और नेशनल कॉलेज से आप बीएमएम करते हैं। हाँ, तो फिर वहां से आप दोनों की दोस्ती हुई। एक लड़का जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, इंग्लिश बोलने में दिक्कतें होती है, तो बोलते हैं जब वो मेरे साथ रह रहा था तो मैं उन चीजों को देख सकता था, जब वो इंग्लिश के वर्ड सीखना चाहता था, इंग्लिश सीखना चाहता था, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज देखता था, फिल्में देखता था। और वो चीज करंटली आई एम फेसिंग विद दैट जोन जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे।
या जो चीजें आपके साथ हो रही थी, तो क्या वो कैसा दौर था जब आप बॉम्बे आ चुके हैं और इंग्लिश में वीक हैं और लगता है कि यार वो एक बहुत मेरा वीक पॉइंट है, और उसको किस तरीके से कर रहे थे सही? सारी चीजें चल रही थी, साथ साथ वो भी था, कि उसको किस तरीके से कर रहे हैं? आ, देखो यार, हर किसी की अपनी लिमिटेशंस होती है ना, हर किसी की कमजोरियां होती हैं अपनी अपनी। राइट। तो मेरी एक कमजोरी थी, आज भी है। मेरी पहली ज़बान हिंदी है। मैं हिंदी में जितना फ्लुएंट महसूस करता हूँ खुद को, जितना आराम महसूस करता हूँ जी। बात करने में, उतनी अंग्रेजी में नहीं कर पाता। लेकिन ये चीज़ कभी अड़चन जैसी एटलीस्ट मेरे दिमाग में महसूस नहीं हुई मुझे, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं अपनी बात तो कह दूंगा, मुझे जो कहना है मैं कह लूँगा। उस समय आपको ये बताऊं कि उस समय इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी मेरे पास ज़्यादा थी नहीं, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। एक कठिन दौर से गुजर रहा था। तो उसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते थे इंटरनेट पे होते थे। जी। आपको इंटरनेट पे रिसर्च करना है, हर कोई ना गूगल छाप करके ले आता था कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि मैं तो गूगल नहीं छाप पाऊंगा, क्योंकि मैं उतनी देर इंटरनेट पे नहीं बैठ सकता, रिसर्च नहीं कर सकता। या तो किसी दोस्त के घर करूंगा, जो अक्सर तन्मय के घर पे काम किया करता था, या फिर मैं खुद ही बैठ के या कुछ किताबें पलट के या अपनी मेमोरी से कुछ ओरिजिनल करूंगा। तो वो राइट। एक्चुअली मैंने उसको यूज किया कि जो मेरे कुछ एक प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, मैंने कोशिश किया कि मुझे जितना आता है मैं उसको एक्सप्लॉइट करूं। मैं कुछ किताबों से चीज़ें उठाऊं, न्यूज़पेपर से चीज़ें उठाऊं, जो ओल्ड स्कूल तरीका होता था मैं उसको चेज जी। करता था। इस वजह से ऐसा नहीं है कि मैं अपने क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा था, बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे मेरे क्लास में, लेकिन एक अलग एक जगह बनती जा रही थी मेरी। मैं अपनी हिंदी को बहुत स्ट्रांगली यूज़ करता था। आप देखो, मेरा जो पहला जॉब मुझे मिला फिल्म के अंदर, वो मुझे एज हिंदी डायलॉग कोच मिला, क्या क्योंकि बात गलती से मेरी हिंदी मुंबई स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहतर थी। ना, आंखों में काना राजा वाली बात। हाँ। तो इसलिए वो मौका मिला और मैं रेडी था, और पीएमएम का एक टेम्परामेंट था कि आप प्रेजेंट करो चीज़ों को। तो हमारी जो इंटरव्यू हुई निखिल अडवाणी सर के साथ, तो मैंने बताया कि मैं कैसे क्या करना चाहूँगा, किस तरीके से एक चाइनीज़ एक्टर को हिंदी सिखाना चाहूँगा। और ये काम हमने 23 दिन का काम था, क्योंकि वीज़ा 23 दिन का था उस एक्टर का, हमने बारह जी। तेरह दिन में निपटा दिया। निखिल अडवाणी सर से डांट भी, हाँ, बहुत डांट भी पड़ रही थी कि तुम लोग इतना क्यों टॉप गियर में क्यों चल रहे हो, बेचारा भूल जाएगा, इतना प्रेशर मत डालो उसके ऊपर। और वो एक रास्ता मिलता है, फुट इन द डोर, वो थोड़े एक मोमेंट मिलता है जब आपको लगता है कि कर जाए या मर जाए। अभी मौका राइट। मिला है, आगे पता नहीं क्या मिलेगा, आपको कोई गॉडफादर नहीं है, एक मौका मिल रहा है तो उस पर अटैक कर लो। तो पूरी निष्ठा के साथ हमने कोशिश की। चरित देसाई मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है, वो मुझे वहाँ ले गया था, हम दोनों ने काम किया था। उसके बाद तो खैर निखिल अडवाणी सर ने फिल्मों में ले लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन आप उस पर ज़्यादा तवज्जो मत दो। उसको जिस हद तक आप बिल्ड कर सकते हो, मेंड कर सकते हो, कर लो। बाकी अपने अंदर के प्लसेस को देखो, पॉजिटिव्स को देखो, और कोशिश करो कि मैं नॉट सो पॉपुलर, नॉट अ ग्रेट फिल्म का एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरी पहली फिल्म चांदनी चौक टू चांदनी, जिसमें मैं जी। असिस्टेंट था, और उसमें मुझे डायलॉग कोच का काम करना था। तो उसमें उस फिल्म में एक बड़ी खूबसूरत लाइन थी। उस फिल्म में वो लाइन ये कहती है कि हम सब के अंदर एक मूव होती है, एक स्पेशल हाँ। मूव। अगर आप वो ढूंढ लो तो फिर आप बहुतों पे भारी पड़ सकते हैं। आपको अगर सही। अपनी परख है, अपनी समझ है कि आप वो एक स्पेशल मूव अगर आपको आती है, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपना रास्ता खुद निकाल सकते हो। आपके पास अगर कोई भी एक टूल है जो आप अपने अंदर ढूंढ पाए, तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने वही किया। हिंदी अगर बाय डिफॉल्ट मेरा स्ट्रेंथ बन रहा था, तो मैंने इस पे ही अपना खेल खेला। कभी भी कुछ डबिंग करना होता था तो निखिल सर मुझे साथ ले जाते थे। एक एनिमेशन फिल्म बन रही थी दिल्ली सफारी, तो उसके लिए उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, और डबिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि एनिमेशन रिवर्स प्रोसेस होता है। तो मुझे ले जाया जी। करते थे, और मुझे स्क्रिप्ट दे दी जाती थी, और मुझे कहा जाता था वो ठीक से बोल रहा है या नहीं, देख लो।
या अगर रफ मॉक डबिंग करनी है तो मुझे कहा जाता था तुम अपने थिएटर के दोस्तों को ले आओ और तुम डबिंग हाँ करके मुझे सुनाओ कि क्या होना चाहिए। जी। तो ये मौका मिला क्योंकि लोगों को शायद मेरी कोई एक चीज़ अच्छी लगी। मेरे केस में वो मेरी हिंदी थी, तो मैं तो उसको पकड़ के चल रहा हूँ और हमेशा चलता रहूँगा। मुझे ये भी याद है कि स्कूल में और कॉलेज में भी मैं अपनी हिंदी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था। जो भी स्पेलिंग कॉन्टेस्ट होते थे, लोक्यूशन होते थे, वाद विवाद होता था, उसमें हिंदी में जम के हिस्सा लिया करता था। और मेरी एक जी जगह थी, तो मुझे पता था बचपन से कि मेरी हिंदी थोड़ी बहुत सही मजबूत है। है और उस थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, और मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो आप जी ये देखिए, हम सब की अपनी कमजोरियां हैं लेकिन हमारा कोई स्ट्रेंथ भी है, वो ढूंढिए और उसके राइट। साथ आगे बढ़ जाइए। और ऑब्वियसली जो कमजोरी है उसको ढकने की कोशिश कीजिए, उस पर काम कीजिए। जैसे क्या सत्यांशु सर ने भी इन सालों में जितनी किताबें पढ़ी है, जितना कुछ खुद को प्रिपेयर किया है, वो काबिल तारीफ है। मुझे बार बार मैं उनका नाम ला रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू सिर्फ मेरा नहीं है, आई एम जस्ट वन ऑफ द टू हाँ डायरेक्टर्स। डेफिनेटली। तो उनकी कमी महसूस ना हो इसलिए। ये देखिए, हमारा आप एक लोगों ने जी कॉलेज जूनियर है, वो मेंशन कर रहा है कि स्कूल मैगजीन्स में पोइट्री लिखते थे। सत्यांशु सर काफ़ी पोइट्री लिखा करते थे, मैं भी कुछ कुछ कहानियाँ वगैरह लिख दिया करता था। तो या सर, आप लोगों ने जितनी मेहनत की होगी इस फिल्म को बनाने में, वो चीजें फिल्म में दिखती है। आप ऐसे बोल दो तो हो सकता है वो उन चीजों को ना समझ पाए, लेकिन वो चीजें एक फिल्म मेकर के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक घर में आपको कहीं जाना नहीं है, 5 कैरेक्टर लिए हैं और 1.5 घंटे की फिल्म बनानी है। मुझे लगता है बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। आपने सर इराक के बारे में चर्चा की है फिल्म में, राइट, इराक के ऊपर फिल्म बेस्ड है, लेकिन आपने घर से निकल के कभी कैमरा को बाहर नहीं, इराक में दिखाया नहीं है। या बस वो स्टोरी स्क्रीन प्ले इस तरीके से बंधी हुई है कि हमें उस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ी कि एक बार बाहर से भी तो एक शॉट होना चाहिए जो दिखे कि यार बाहर इतनी राइट, सारी गोलियां चल रही है, बम गिर रहे हैं। और वो प्रिपरेशन जो थी आपकी वो फिल्मों में दिखती है। 5 कैरेक्टर को लेके 1.5 घंटे की फिल्म बनाते हैं और बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत इंटरटेनिंग। बहुत, मैं तो इवन मजा आया। मैं रात के 3 बजे देख रहा था, मेरा सुबह में लेक्चर था और मैं बोला कि नहीं, मैं पिक्चर देख के ही सोऊंगा। तो इस तरीके से मैं बंद गया था पिक्चर से। तो मैं बार बार इस पिक्चर पे घूम के आ रहा है क्योंकि मेरा पूरा फोकस वही है कि पिक्चर इतनी अच्छा, अच्छी आप लोगों ने बनाई है कि मतलब मैं आपको मैसेज किया, मैं सोचा रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, चलो करके देखता हूँ, क्या पता बात करते हैं। तो वो चीजें हो गई सर। कल मैं पढ़ रहा था आपके कुछ कुछ चीजें देख रहा था, तो पता चलता है कि 2014 में आपने शॉर्ट फिल्म बनाई थी और राइट। वो फिल्म नेशनल अवार्ड विनर है। तो हो जाता है, उसकी क्या कहना है? हो जाता है। अवार्ड वगैरह तो आप सोच के नहीं बनाते ना, आप हाँ ये सोच के नहीं बनाते इस फिल्म को ये अवार्ड मिल जाएगा। एक कोशिश थी। देखिए, आप कुछ सिमिलैरिटीज देख पाएंगे अगर आप इन दोनों फिल्मों को कंपेयर करें। चिंटू जो कहानी है वो बगदाद में बेस्ड है, इंडियन फैमिली बगदाद में बेस्ड है, और परिवार की कहानी है, क्लोज निट कैरेक्टर्स हैं, विदेशी जुबान का यूज है, तो हम उस वक्त खुद को तैयार कर रहे थे। हमारे पास चिंटू वाली स्क्रिप्ट तो थी, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि पहले हमको तो पता हो कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा राइट। आपने कहा, ये जो चेम्बर ड्रामा होता है, आप एक घर के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को लेके फिल्म बनाते हो, ये अपने आप में बहुत ट्रिकी स्पेस हो जाता है क्योंकि लिमिटेशंस होता है हर तरीके से आपके पास, राइट। और राइट। जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़ना चाहते थे और प्रोड्यूस करना चाहते थे, सब हमसे यही सवाल पूछते थे कि ऐसे फिल्में बन चुकी हैं लेकिन तुम कैसे कर पाओगे, ये भी तो देखना जरूरी है। तो सत्यांशु सर और हमने शॉर्ट फिल्म बनाना स्टार्ट की। हमारे मेंटोर हैं विक्रमादित्य मोटवाने और अनुराग कश्यप सर, इन दोनों ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उन्होंने कहा कि तुम लोग फिल्म बनाना शुरू करो, शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू करो, वीडियोस बनाना शुरू करो, खुद से एडिट करो, अपनी गलतियों से सीखो। तो ऐसे ही खेल खेल में हमने एक कहानी सोची। मेरा एक दोस्त है, कॉलेज जूनियर है, उमर उमर निसार पॉल, उसने हमको सजेस्ट किया कि हम कश्मीर जाके शूट कर सकते हैं। वो कश्मीरी है, उसने कहा मैं आपको सारी मदद करूंगा, आप एक कहानी लिखो। तो
तो हमने कहानी सोची, सत्यांशु सर ने उसको एक आकार दिया, एक स्क्रीन प्ले लिखी, और हम लोग कश्मीर जाके बस ये देखने के लिए कि क्या हम फिल्म बनाने के लिए रेडी हैं, क्या हम एक कहानी को बिगनिंग मिडिल एंड एक अच्छे तरीके से विजुअली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या हमको विजुअल्स और ऑडियो और एडिट की समझ है। बस इस उद्देश्य से हम लोग कश्मीर गए और हमने वहां जाकर कश्मीरी जुबान में एक फिल्म शूट की, जहां एक कंपैरिजन देखो आप, हम चाइल्ड एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, वहां दो भाइयों की कहानी है और कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहे थे, क्योंकि नया नया फिल्म मेकर तो कंस्ट्रेंट्स में ही बनाते, और ये सब करके एक दूसरे जुबान में एक्टर्स को डायरेक्ट करना, ये अपने आप में एक चैलेंज था। और हमने ये चीज पहले कर लिया और ये सोचा कि अगर हम एक पूरी फिल्म बना सकते हैं, आप देखोगे चिंटू में सिर्फ 4-5 सीन्स हैं जिसमें अरबी बोली गई है, और वो 32 मिनट की कश्मीरी फिल्म थी, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा नेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ये सब सोच के वो फिल्म बनाई गई। लेकिन एक ये भी ख्याल था कि हर एक स्टेज पे हमने खुद को चेक किया कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तभी हम पैसे खर्च करेंगे, अगर वहां तैयारी हो गई, प्रेप अच्छा हो गया, तब पूरी टीम पहुंचेगी। तो मैं वहां 26 दिन पहले पहुंचा था, उमर, मैं और उमर के कुछ और जान पहचान के लोग हैं, कुछ मीडिया स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने हमारी काफी मदद की। तो सारी कास्टिंग और लोकेशन हंट वगैरह एक तरीके से पहले कर ली गई थी, फिर हमारी टीम आई और फिर काम हुआ। फिल्म शूट करने के बाद ये कंडीशन था कि अगर फुटेज अच्छा नहीं होगा तो हम आगे पैसा खर्च नहीं करेंगे, फिल्म अबैंडन कर दी जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रख के कि एक मैडनेस होती है, एक पागलपन जरूरी है, बट देन एक सेंस ऑफ क्लैरिटी भी चाहिए, एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ एक सेंस ऑफ क्लैरिटी भी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी चाहिए, कि अगर फिल्म अच्छी नहीं शूट हुई है तो उसके पीछे अब जान नहीं देंगे, दूसरी फिल्म लिख देंगे और बना देंगे, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और धीरे धीरे ऐसे ये शॉर्ट फिल्म बनाई गई, फिर उसको काफी अच्छा रिसेप्शन मिला, ये अवार्ड वगैरह तो मिल गया। सर, जैसा बता रहे हैं कि उस शॉर्ट फिल्म या और भी ऐसे छोटे छोटे काम जिससे खुद को परखने की कोशिश की जा रही थी कि मैं उस कैपेबल हूं कि एक फीचर फिल्म बना सकता हूं, तभी मैं जाऊंगा, या किसी आगे वाले को बोलूंगा पैसा लगाने जब मैं उस कैपेबल हो जाऊं तब। हाँ। तो और जैसे जैसे सिंगर होता है ना, देखिए सिंगर कुछ लाइंस गा के आपको गाना सुना सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर एक ट्यून कंपोज कर सकता है, एक लेखक है वो स्क्रिप्ट लिख करके आपको दिखा सकता है, फिल्म मेकर को एक पूरी यूनिट की जरूरत होती है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक मौका होता है, हम शॉर्ट फिल्म में इसीलिए बनाते हैं, इस देश में विश्व में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं सब पहले शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग बहुत एक्सपेंसिव प्रोफेशन है, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे रिसोर्सेज जुटा के लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके एक छोटी सी कहानी को पूरी मेहनत से कह दी जाए, ताकि उसमें उसको देख करके शायद लोगों को ये हम पर यकीन हो जाए कि ये लड़का आगे जाके फिल्म बना पाएगा, तो इस वजह से ये करना ही था और कोई तरीका नहीं था। शोरील कहते हैं ना, आप फिल्म स्कूल में जाते हो तो आपको डिप्लोमा फिल्म बनानी होती है, तो हम फिल्म स्कूल नहीं जा पाए थे, तो ये हमारी डिप्लोमा फिल्म समझ सर, तो वही चीज आप खुद को परख रहे थे, और इस बीच एआईबी में भी आपका काम चल रहा था, एआईबी में कुछ चीजें कर रहे थे आप, तो इस बीच अपनी स्टोरी लेके लोगों तक भी पहुंचते थे, जो स्टोरी आपके पास है कि आप इसे पढ़िए, इसको समझिए, तो वो कॉन्फिडेंस या कहें वो चीजें कब फाइनल हो गई कि अच्छा ठीक है, अब मुझे इस स्टोरी के अंदर घुसना है, मतलब अब बाहरी चीजें हो गई, मुझे प्रोड्यूसर मिल गए, अब मैं इस स्टोरी को ऑन फ्लोर ले जा रहा हूँ, वो चीजें कब शुरू हुई? और सबसे फर्स्ट प्राइमरी चीज, जो वो बच्चा है, जो आई थिंक फिल्म जब शूट हो रही होगी तो वो 6-7 साल का रहा होगा, और वो अरेबिक भी बोलता है, वो बिहारी एक्सेंट पकड़ा है, और जहां तक मैं अपने रिसर्च से कोशिश कर पाया कि वो कहाँ का है, तो दिल्ली का रहने वाला, और उसके फादर उस पे काम करते थे, और उसके पापा का नाम भी मेंशन है एक्सेंट कोच में। तो ये चीजें, तो वो कैसे मिला आपको? तो ये बहुत सारे अलग अलग सवाल है, मैं एक एक करके इनका जवाब देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला सवाल ये है कि इस फिल्म पे कॉन्फिडेंस कब आया? तो जब समन लाइक विक्रमादित्य मोटवाने एंड अनुराग कश्यप, जब ये दोनों स्क्रिप्ट पढ़ के आपको कह रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू करो, खुद को तैयार करो, यू हैव अ लवली स्क्रिप्ट,
तब जाके कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अगर तब भी नहीं आया तो फिर फिर राइट। राइट। तो ये बहुत पहले हो गया था, और थैंक्स टू देम कि उन्होंने स्क्रिप्ट को इस काबिल समझा और हमको पुश करने का मतलब करने का हिम्मत दिखाया, you know। आज भी वो हमको सपोर्ट करते हैं, अभी भी फिल्म आई है तो वो फिल्म के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। ट्विटर पे मैं देख रहा था, वो उनका Right, ट्वीट आता है। right। तो वो तब होता है जब कोई आपको कहता है कि वाह अच्छा है। जब एक छोटा बच्चा रंगोली से खेलता है और कुछ स्केच करता है, ड्राइंग करता है, और जब घर घर दादाजी बोलते हैं अरे मेरा पोता बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आता है, राइट। तो जरूरी होता है एक मेंटर कैरेक्टर का कि वो आपको बोले और आपको बल दे। तो वो चीज तब हुई थी। स्क्रिप्ट में इतने सारे मेरिट्स थे कि हमको ऑलरेडी पता था कि एक लेवल पे तो फिल्म कनेक्ट करेगी, कितना ज्यादा करेगी, हर किसी को पसंद आएगी, यूनानिमसली पसंद आएगी, देश विदेश में लोगों को पसंद आएगी, ये सब तो पता नहीं हो सकता आपको, क्योंकि स्क्रिप्ट एक अलग चीज होती है, फिल्म एक अलग चीज होती है, इसके बनने के बीच में भी चीजें बनती बिगड़ती हैं। तो इसलिए True. पूरा ध्यान यही था कि हम खुद को कैसे तैयार कर पाए। और अब फनी चीज क्या है कि 2012 में ये फिल्म सबसे पहले बनने वाली थी, शूट होने वाली थी, और 2012 में वेदांत राज छिब्बर का जन्म हुआ, जिसने चिंटू एक्चुअली निभाया। हाँ, तो आप देख रहे हो फिल्म शूट होने वाली 2012 में, और उस बच्चे समय का जन्म हुआ था। हाँ, उस समय अमेरिकी सोल्जर्स की कास्टिंग हो गई थी। अच्छा। यूएस सोल्जर्स 6 साल से 8 साल से फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, और उस समय वेदांत राज छिब्बर पैदा भी नहीं हुआ है। और फिर फिल्म एक्चुअली शूट होती है 2017 के आखिर में, नवंबर दिसंबर में, और तब वेदांत राज छिब्बर हमको मिल जाता है। उसका ढूंढा जाना अपने आप में एक कहानी है जो मैं अब आपको बताता हूँ। तो हमने हमेशा से सोचा था कि चिंटू जो है ना, वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल इनोसेंट लड़का होना चाहिए। उसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस ना हो, बिल्कुल सहज तरीके से वो अपनी बात रख सके। हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस थे, जैसे सत्यांशु सर जब बच्चे थे ना, तो गजब प्यारे थे वो, बहुत इनोसेंट, बहुत भोले, और सब उनकी तारीफ करता था। कोई डांट देता था तो वो सुन लेते थे, परिवार का बड़ा कुछ बोलता था तो सुन लेते थे। वो ऐसा ऐसा मतलब कैरेक्टर थे जिनको कि मैं तो चाहता था कि पर्दे पे ले आए। तो मेरा जो गाइडलाइन था वो था कि मुझे सत्यांशु सर का बचपन रिक्रिएट करना है। रेफरेंस मिल चुका था आपको। हाँ, उनकी मासूमियत, लोग कहते हैं कि मैं बचपन में ऐसा था वैसा था, मुझे पता नहीं, आपको नहीं पता होता बचपन में कैसे होता है। मैं उनके फोटोज देखता हूँ तो मैं चाहता था चिंटू को उनके आधार पे मॉडल किया जाए, और उन्होंने लिखा भी इस तरीके से ही था कि चिंटू बहुत इनोसेंट और प्यारा और सहज। मैंने एड फिल्म्स किया है, और इसके पहले मैं बच्चों के साथ काफी काम कर चुका था, और मुझे पता है कि बच्चों के साथ कैसे काम करना है। मुझे पता था कि मुझे एड फिल्म वाले जो बच्चे होते हैं जो बहुत नाटकीय तरीके से पेश आते हैं, मुझे वो नहीं चाहिए था। मैं बहुत क्लियर था, मुझे वैसे बच्चे नहीं चाहिए। टैंट्रम नहीं झेलना आपको। टैंट्रम से ज्यादा बुरी एक्टिंग यार। आप नोटिस करिए वो जो एक डायलॉग है जो बड़ा हिट हुआ है फिल्म में और ट्रेलर में, पापा इसको केक नहीं खिलाएंगे। हाँ, हाँ, उसमें आप देखिए चिंटू के चेहरे पे कोई भाव नहीं, वो बस देख रहा है पापा इसको केक नहीं खिलाएंगे। हाँ, आप वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो इतना राइट। सहज है उसके इनोसेंस की वजह से, तो वो आइडिया था कि हमको ऐसा कुछ ढूंढना है। और मुंबई के सारे चाइल्ड एक्टर्स को हमने देखा। मैं एड फिल्म्स किया करता हूँ तो मुझे पता है कि किस किस्म के एक्टर्स हैं। बहुत सारे फेसेस, बहुत सारी शक्लें, नाम आपको याद भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चे ढूंढे, मुझे मजा नहीं आ रहा था। प्लस देखिए चिंटू जो रोल है ना, वो रोल अपने आप में उतना चैलेंजिंग नहीं है, वो कैरेक्टर अपने आप में उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना उसको निभाना मुश्किल है। एक 5.5-6 साल का बच्चा जिसको हिंदी और बिहारी देसी हिंदी, इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश, और उसको अरबी, इराकी अरबिक सीखना होगा। उसको विनय पाठक, तिलोत्तमा सोम, सीमा जी, यूएस सोल्जर्स, पैलेस्टीनियन एक्टर्स, इन सब के बीच में खुद को संभालना है। एंड दिस इज नॉट योर फिल्म वेयर एवरी डे वी आर टॉकिंग अबाउट गुड थिंग्स अराउंड चिंटू। ये फिल्म है जिसमें बैंड बजी हुई है।
चिंटू का बर्थडे नहीं मन रहा है, सुनने पे लगता है चिंटू का बर्थडे, पूरी कहानी इस बारे में कि बच्चे का बर्थडे नहीं मनेगा। तो ये सारे आप 6 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करो। एक छोटा प्रोडक्शन है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं है। हर चीज जो बच्चा चाहेगा या बच्चे की फैमिली चाहेगी या हर कोई चाहेगा, जो मैं चाहूंगा, वो मुमकिन नहीं हो सकता। तो इतने कंस्ट्रेंट्स में पूरी तैयारी करके सब कुछ करके सेट पे आओ और अच्छा करो, ये अपने आप में थियोरेटिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो बच्चा इतना कॉम्पिटिटिव होना चाहिए कि वो, अब देखिए वाहिद का रोल बहुत चार्मिंग है, चिंटू से ज्यादा चार्मिंग कैरेक्टर वाहिद का है। और मुझे पता था कि वाहिद एक बार सेट पे आएगा तो सब उसके पीछे पड़ जाने वाले हैं। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए था कि चिंटू जो है वो वाहिद से या बाकी बच्चों से चिढ़ जाए या जल जाए, उसको वो दोस्ती, वो कमराडरी बना के रखनी है। तो एज अ डायरेक्टर आप बहुत सारी चीजें सोचते हो जो स्क्रिप्ट के दायरे से बाहर होता है, जो उस कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी के अराउंड भी होता है और उसके भी बियॉन्ड होता है। कि इवेंचुअली आपको सेट पे ये चाहिए कि 18 दिन ये बच्चा शांत दिमाग से इफेक्टिवली मेहनत करे, काम करे। और ये बच्चा है, ये कब बिफर जाएगा, कब नाराज हो जाएगा, कब कुछ एक्स्ट्रा कर देगा, आपको पता नहीं। ये सबको बैलेंस करके चलना। जब आप बच्चों की कास्टिंग करते हैं तो आप दरअसल बच्चों के पेरेंट्स की भी कास्टिंग करते हैं। एक दिन की बात नहीं है। एक एड फिल्म आपने की, शाम को चलो 4 चॉकलेट देंगे, चलो भाई चॉकलेट ले आओ, कुछ करके मना दिया, बच्चा मान गया, 2 शॉट कर दिए, खुश होकर वो चला गया। या रो रहा है तो चलो एक दिन का कल शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फीचर फिल्म में आपको 18 दिन वो बना के रखना है। और पूरी फिल्म चिंटू के कंधे पर है एक तरीके से। कहानी का जो सार है, चिंटू का इमोशन, चिंटू का इनोसेंस, चिंटू का वर्ल्ड व्यू, ये सब पे डिपेंड करता है। तो मैं आई डिडंट वांट टू पुट चिंटू थ्रू सो मच ऑफ अ ग्राइंड कि उस पर असर पड़ जाए। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। आप फिल्म में जो एनिमेशन सेक्शन है जिसमें चिंटू ने डब किया हुआ है, वो डबिंग करने के लिए मैं 3 बार दिल्ली गया था। क्योंकि मेरी जरूरत है ना कि वो अच्छे से करे। राइट। वो 4.5 मिनट का ही डब है, लेकिन उसको करने के लिए बहुत वक्त लगता है। और एक बच्चा बीच में अगर इंटरेस्ट खो रहा है तो उसको, मेरी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। राइट। वो मेरी जरूरत है। तो इसलिए हम मेहनत करते हैं। जैसे हम कहानी को बार बार लिखते हैं, तैयार करते हैं, वैसे हम किरदार पे, एक्टर्स पे काम करते हैं, हम कास्टिंग पे काम करते हैं। वो बेहद जरूरी होता है। और जब आपको उसके जैसे पापा मिल जाते हैं, उसके जो असली वाले पापा हैं, करण चिंबर, जो खुद एक थिएटर एक्टर है, जो आपको उनके जैसा परिवार मिल जाता है, जो सबको प्यार करता है और हमारे लिमिटेशन को भी समझता है और हमारी इज्जत करता है और मेहनत करता रहता है, तब जाके चीजें आसान होती है। तो जिस चिंटू को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दरअसल चिंटू रियल लाइफ में वैसा नहीं है। वो बहुत नटखट, बहुत उसके हाईज एंड लोज होते हैं, मूड, और उसको खाना बहुत पसंद है और बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। लेकिन मैं अभी क्यों भ्रम खराब करूं, आपको चिंटू पसंद आ रहा है तो मैं बने रहने देना चाहता हूँ। इसके पीछे हमने और उसके पापा ने बहुत मेहनत की है। और चिंटू को ढूंढने के लिए, जैसा मैंने कहा, मुंबई, दिल्ली, मैं झारखंड भी गया था। जिन शहरों को मैं जानता हूँ, जहाँ के इंस्टीट्यूशंस को मैं जानता हूँ, मैं वहां जाके मैंने ढूंढने की कोशिश की। और पटना में देखा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड में देखा, बहुत जगहों पर देखा मैंने, अपने स्कूल में भी कोशिश की। तो ये सब करके मुझे फाइनली वो सत्यांशु सर का बचपन वेदांत राज चिबर में दिखा। कल ही मैं वो शीट देख रहा था जिसमें दिल्ली के डीएम स्टार्स, जो वहाँ की बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी है, वहाँ हमने जो शीट बनाई थी और सब बच्चों के फोटोज डाले थे और उनके सारे डिटेल्स लिखे थे, कल मैंने देखा चिंटू का फोटो और मैं देख के आज भी, कल भी हंस रहा था कि ये कितना प्यारा बच्चा। तो मेहनत थी और बहुत बार ऑडिशन किया उसका, काफी बार ऑडिशन किया, काफी बार मैंने ओके करने के पहले, आई थिंक उससे मिलने और ओके करने के बीच आई थिंक 2-2.5 हफ्ते का समय लिया। बार बार मुंबई आता था, बार बार दिल्ली जाता था, बार बार मिलता था। कुछ सेशंस तो ऐसे किए कि उसको भी पता नहीं, आधे 40 मिनट तक वो कैमरे के सामने है और मैं उसके पापा से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता, जो कैसे रिएक्ट करता है, वो खाली कैसे बैठता है, वो शक्लें कैसे बनाता है, वो कितनी बातों पर चिढ़ता है, उसका पेशेंस लेवल क्या है। क्योंकि वही था। और एक और फंडामेंटल चीज जो मैंने तन्मय के सामने और लोगों के सामने कह दी है
कि मैं चाइल्ड एक्टर्स पे जरा भी ट्रस्ट नहीं करता, जरा भी नहीं करता। मैं विनय जी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं तिलोत्तमा और सीमा जी पे कर सकता हूँ। बच्चों पे मैं कैसे ट्रस्ट करूं यार, वो बच्चे हैं, वो स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं, वो अच्छा टाइम बिताने के लिए आए हैं। राइट। तो वो मेरा सरदर्द बन जाता है, उनसे अच्छा काम करवाना मेरी जिम्मेदारी है और उनको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बच्चा ट्रीट ना करूं, उनको अडल्ट जैसा ट्रीट करूं, उनसे बात करूं, उनके पेरेंट्स से बात करूं, उनको ये दिखाऊं कि उनके पेरेंट्स और उनके अपने जो हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है। तो उनको लगता है ये हाँ, तो अपने घर का आदमी है, अपने तो ये घर का ट्रस्ट आदमी। ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है। हम्म। तो ये चीजें कर कर के सीखी हैं यार, कोई किसी किताब में ये नहीं लिखा, फिल्म स्कूल में इसकी पढ़ाई नहीं होती। बट बहुत मजा सर। आया आज। टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि लोग जिस तरीके से ट्रेलर में लोगों ने जैसे रिएक्ट किया उसके इनोसेंस को लेकर के, हम्म। उसकी शक्ल को देखते हैं और लोग कमेंट्स लिखते हैं और उसको इतना हाँ। प्यार दे रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मेहनत रंग लाई। राइट। उसकी एक एक सीन, वो जब कैसेट छुपाने वाली चीजें हैं और वो इनोसेंस जो फेस पे दिख रहा होता है, वो पीछे कैसेट छुपा रहा, और ये सारी चीजें, और फिर वो जब उसके बाबा का कॉल आता है तो वो बात करता है, पापा केक नहीं लाए, तो वो वाली चीजें, और फिर नानी से जाके वो जैसे कन्वे करता है अपनी चीजें, और जब उसका पोस्टर फट रहा होता है तब वो किस तरीके से रूठ जाता है। तो मतलब हर जगह पे उसकी इनोसेंस चीजें दिख रही है, और उस पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि मतलब वो नटखट है, और वो चीजें कैमरे पे लाने में कितनी मेहनत की गई होगी। अरे टेक राइट। के पहले वो कुछ कर रहा होता था, वो हाँ। यूं 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 कर रहा है, वो यूं कर रहा है, वो खेल रहा है, वो शक्लें बना रहा है, और विनय उसके साथ बैठे हैं, विनय भी उसको खेल रहे हैं, उसके साथ कुछ कर रहे हैं। और फिर हाँ। रोल साउंड रोल कैमरा एक्शन हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि अभी इसके अंदर चिंटू का भूत नहीं उतरा, अभी ये वेदांत बना हुआ है, वेदू बना हुआ है। तो मेरे हाँ। पास मैंने एक टर्म बना लिया था, चिंटू हम्म। मोड ऑन। अच्छा। तो मैं माइक पे एक्शन बोलता था, फिर मैं वेट करता था, सब स्थिर हो गए, चिंटू नहीं हुआ, फिर मैं बोलता था चिंटू मोड ऑन, चिंटू 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 मोड ऑन, तो फिर वो चिंटू बन जाता था। तब जाके वो उसके फिर वो अंदर करता। चिंटू घुसता था। राइट। सर, आपके यहाँ पे इंस्टाग्राम का लाइव सेशन 1 घंटे का, वो 1 घंटे में एंड होता है, तो वो एंड हो जाएगा। उससे पहले एक ये सवाल, अब फिल्म बन गई, आप बताते हैं कि राजीव बसंत आपकी पहली फिल्म देखते हैं बनने के बाद, और वो उसको फिर आगे कन्वे करते हैं और बोल रहे हैं वो एक टर्निंग पॉइंट था फिल्म के लोगों तक पहुंचाने के लिए। और फिर मैं आपके वो मामी फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्म गई, तो इस सब होने फिल्म बन गई, और फिर क्या था कि मतलब थिएट्रिकल रिलीज चाहिए था, या फिर था कि नहीं मैं ओटीटी के लिए बना रहा हूँ, ऐसी कुछ चीजें, क्या था वो दिमाग में लास्ट की, देखिए, मैं कैसे पहुंचाऊंगा लोगों तक? ओके, सी हाँ, सो जैसे मैंने कहा 2007 में कहानी लिखी गई थी, उसमें ओटीटीज आए नहीं थे, तो थिएट्रिकल ही एक रास्ता जरिया था। था। हाँ। फिर इवेंचुअली जब फिल्म शूट हुई 2017 में, 17 के एंड में, एक्चुअली 17-18 कह सकते हैं, उस समय हमको पता था कि जो स्टूडियोज जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे इस फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज को लेके, तो हमको लग रहा था कि ओटीटी कुड बी द बेस्ट ऑप्शन, उससे एटलीस्ट फिल्म लोगों तक पहुंच जाएगी। हम्म। इस छोटी फिल्म पे इतना बड़ा प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको पहले वीकेंड में इतने पैसे आने हैं, हम्म। आपको 3 दिन में क्या ओपनिंग करनी है, आपको शो सही मिल रहे हैं या नहीं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एग्जीबिशन कैसा है, ये सब चीजें एक फिल्म मेकर के स्कोप से बाहर होती हैं। राइट। वो तो स्टूडियो और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिसाइड करता है। हम्म। तो वही है ना यार कि जिस दिन आप देखो 10 साल पहले जब उड़ान आई थी, हाँ। इतनी महान फिल्म है, जी। उस दिन 7 फिल्में रिलीज हुई थी। उस दिन क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन भी आई थी, ओके। उस दिन तेरे बिन लादेन भी आई थी, उस ओहो। दिन संजय दत्त की लम्हा भी आई थी, और इसके अलावा कितनी सारी और रीजन फिल्में होंगी, छोटे बड़े फिल्में होंगी। तो वही चक्कर है यार कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, आपके हाथ में ये है कि आप फिल्म कैसा बना रहे हो। हम्म। और अगर आपको ओटीटी मिल जाता है तो आपको पता है देर सवेर ऑडियंस ये फिल्म देखेगी। राइट। कोई भी आपकी फिल्म को थिएटर के जैसा हटाने के लिए आतुर नहीं हो रहा होगा।
तो आपकी फिल्म नहीं चल रही है, अब हमको किसी और फिल्म को देना है। एक बड़ी फिल्म आ गई है, एवेंजर्स पार्ट 17 आ गई है, और कोई बड़ी फिल्म का सीक्वल आ गया। तो भाई अभी अच्छा है ना, ये फिल्म बाहर आ गई है, लोग इसको देखते रहेंगे। राइट तो सही। सर, ये आप जिस तरीके से बता रहे, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मामी का ये वो इंटरव्यू था, तो उसमें श्री राम राघवन कहते हैं कि मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरा इतना काम है कि मैं फिल्में बना दूं, उसके बाद फिल्म वर्क करती है, फिल्म थिएटर में कितना कमाती है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है, इन चीजों के बारे में मैं नहीं सोचता। मेरा काम था फिल्म, मेरा जितना जॉब था मैंने वो चीजें शिद्दत से की। अब फिल्म कैसे पहुंचती है और कितने लोगों को अच्छी लगती है, मैंने अपने सोच से बनाई, और कुछ मेरे दिमाग में दायरा था कि अच्छा इतने लोगों को पसंद आएगी, और वो चीजें वर्क कर जाती है तो बहुत बार अच्छा लगता है। और ओटीटी अब एक, जो भी डायरेक्टर आ रहे हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, ओटीटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, थिएटर को छोड़ के एक जरिया मिल गया। सर, आखिरी 2 सवाल, उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे। तो एक सवाल ये कि अभी आपकी अपकमिंग जिस पे आप काम कर रहे हो, या वो चीजें शुरू होने वाली हो, ऐसी कोई कहानी या ऐसी कोई फिल्म जो आप कुछ दिनों में लोगों तक पहुंचाएंगे? एक फिल्म है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। अप्रैल में उसका शूट शुरू होने वाला था, बट लॉकडाउन की वजह से तो आपको पता ही है, हर एक चीज आगे पुश हो गई। लोगों की शादियां, फिल्म शूट्स, कितनी सारी चीजें। तो वो है जो लोगों तक आएगी, वो थिएट्रिकल फिल्म है, स्टूडियो की फिल्म है। मैं चाहूंगा स्टूडियो अनाउंसमेंट करे। तो उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। हालांकि और कहानी है जो हम लिख रहे हैं, तो कांशी सर कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं। तो जिस ओरिजिन से आप, जहां से आपकी ओरिजिन होती है, उसके ऊपर कोई कहानी या इस तरीके से कोई प्लान कि हम उसके ऊपर है ना? चिंटू तो है मुंगेर के बारे में। हाँ, चिंटू मतलब ये तो चीजें पहुंच गई। इसके बाद होगा। अभी जो दूसरी फिल्म हम बना रहे हैं उसमें भी बिहारी कैरेक्टर्स है। ओके, उसमें भी अलग अलग कल्चर्स का चक्कर है। एक ये सवाल जो आने वाले समय में किसी ने लिखा है, आपका छोटा भाई बहुत सही फोटो खींचता है। हाँ, कुमार विवेक वेरी टैलेंटेड जी। तो सर, आने वाले समय में अभी जो लोग इन चीजों को देख रहे हैं, चाहे वो बिहार से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, आने वाले समय में एक स्टोरी टेलर, एक फिल्म मेकर, अगर उस इंसान के अंदर वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो अपनी कहानी, जिस तरीके से आपने शुरुआत की और आपने इन चीजों, दिक्कतों से निकलते हुए एक फाइनली लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया, एक स्टोरी पहुंचाई आपने, तो जो हमें देख रहे हैं, जो 14, 15, 17, 20 साल का लड़का है जो एक स्टोरी पहुंचाना चाहता है लोगों तक, उनके लिए आप कोई मैसेज, न्यू फिल्म मेकर के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेज दूं यार? मैं तो अभी भी अंडे से निकला हूं। पहली फिल्म खत्म की अभी बस। देखिए जैसे ठीक है, कहानी लिखिए, कहानी रजिस्टर कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ये सोच के मत चलिए कि आपकी कहानी हर किसी को पसंद आ जाएगी। ये शर्त मत रखिए कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है। अगर आप बडिंग फिल्म मेकर हैं, बडिंग राइटर हैं, तो क्या गारंटी कि आपकी कहानी अच्छी होगी? आप जिनके पास जा रहे हैं उन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो इस प्रोफेशन में है, वो हर रोज कहानियां पढ़ते हैं ना। तो शर्त मत रखिए कि आपकी कहानी या आपका पहला जो अटेम्प्ट है वो अच्छा ही होगा। मैं ये मानता हूँ यार कि मेरी जर्नी जो है वो भी स्टार्ट हुई है। मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ा होके एक अच्छा फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग साहब ने कहा है, When I grow up, I would like to be a filmmaker.
वही अपने अंदर के चिंटू को जिंदा रखो, रखना है। चिंटू को बड़ा मत होने दो, हाँ, खूब सीखो, खूब लिखो, खूब फिल्में देखो, लाइफ की एक्सपीरियंसेस लो, अच्छे बुरे हर तरह की चीजें आएंगी। और खुद पे इतना सीरियसली मत ले लो यार, इतना डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। मैं तो ये चाहता हूँ कि कई सालों बाद, आज से 30 40 50 साल बाद मैं कोई एक फिल्म बनाऊं और लोग कहें वाह क्या फिल्म। तब तक मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस वर्जन ऑफ माई सेल्फ। बस काम करते रहिए। मैं समझता हूँ अगर हर कोई अपनी शुरुआत इस तरीके से करे तो हर कोई ऐसा बिगनर बनना चाहेगा जिसकी शुरुआत इस तरीके से होती है। बट इस शुरुआत को यहाँ तक पहुंचाने के लिए वो मेहनत जो है सर, लास्ट इतने सालों की, वो चीजें डेफिनेटली काबिले तारीफ। और हाँ, एक और चीज जाते जाते कह दूं कि अपने विजन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप नए हो तो आप ये भी मत मान लीजिए कि कोई आपसे कोई चीज ले ले या कोई आपको दबा दे और आप दब जाएं। ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी बात मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपने एक विजन लेकर के कोई चीज कही है, उस पे लोगों की राय लीजिए, सीखिए, समझिए, उसको अलग अलग जगहों पर टेस्ट करके देखिए। लेकिन जब आपकी स्क्रिप्ट पुख्ता स्टेज पर आ जाती है और उसके बाद ऐसे बनाओ, इसमें ये कर दो, ये डाल दो, ये निकाल दो, जब ऐसी चीजें आने लगती हैं उस समय कोशिश कीजिए कि सही तर्क से आप अपने विजन को प्रोटेक्ट करके चल रहे। आपने बड़ा प्यारा इनोसेंट सा बच्चा पैदा कर दिया, कोई कह रहा है इसको यहाँ डाल दो, कोई कह रहा है वहां पढ़ाने भेज दो। वो चॉइस आपका अपना होना चाहिए और आप हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। आपके ऊपर प्रोड्यूसर का प्रेशर होगा, स्टूडियो का प्रेशर होगा, एक्टर्स का प्रेशर होगा, टेक्नीशियंस का प्रेशर होगा। इसको आपको हैंडल करना होगा, तो चीजें आसान नहीं होंगी। लेकिन अगर आपकी कागज में लिखी हुई चीज पुख्ता है ना, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आप पहले अपनी स्क्रिप्ट को पुख्ता कीजिए और उसकी इज्जत कीजिए और उस पर बहुत सारा काम कीजिए, तो लोग उस पर आपको वैल्यू करेंगे। एंड देन हैव क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू आर मेकिंग। इतना तैयारी कर लो, इतना खुद को प्रिपेयर कर लो कि कल को कोई भी सवाल पूछता है तो आप जवाब दे पाओ। और अगर नहीं दे पाओ तो आप बोल दो कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। लेकिन कुछ भी हो जाए, अपने विजन को टस से मस होने मत देना। विजन इवॉल्व होना चाहिए, विजन बिगड़ना नहीं चाहिए। वो प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको एक वॉरियर भी बनना है, आपको एक तपस्वी भी बनना है, आपको सबके साथ मिलके चल के फैमिली मैन भी बनना है। आपको एक वॉरियर बन के आपको लोगों की बातों को ना भी करना है। आपको हर चीज को एक साथ लेकर के ये मैड डांस फाइनली ऐसा करना है कि लोगों को पसंद है। इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन वी आर इन। तो सोच समझ करके आइए और ये शर्त मत रखिए कि आपकी फिल्म तो हिट ही हो जाएगी और लोगों को पसंद ही आ जाएगी। आप ये सोचिए कि आज मैं ये सोचता हूँ आर्यन कि कल अगर मुझसे कोई पूछता है, आज मुझसे कोई सवाल पूछता है कि क्या तुमको जितनी मेहनत करनी चाहिए थी इस फिल्म के ऊपर, क्या तुमने की? तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे से मुझे लगता है कि मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए थी इस फिल्म पे मैंने की है। नतीजा जो भी हो, मैंने मेहनत की है। मेरा भगवान जानता है। वो चोरी आप जानते हो कि वो चोरी आपकी पकड़ी जाएगी, तो सिर्फ आप जानते हो। हाँ, और खुद से झूठे नहीं बन सकते। अरे थोड़ा सा लालची हो गए। तो सर दो छोटे छोटे सवाल। तो एक ये कि फेवरेट डायरेक्टर जिनकी फिल्म आप देख के इंस्पायर्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनकी सिनेमा को देख के, वो एक नाम। और एक और सवाल उसी से जुड़ा हुआ कि एक ऐसे फिल्म स्टार जिनके साथ आप काम करना चाहते हो आने वाले दिनों में, वो ये दो। बहुत सारे हैं यार फिल्म मेकर्स बहुत सारे हैं। आप जैसे आप भाषा बोलिए हिंदी में कई सारे हैं यार। मेरे बहुत सारे चहेते फिल्म मेकर्स हैं, पुराने नए।
दोनों मतलब देखिए, एक मैं 10 बोलो, मुझे 10 बोलता हूँ। मुझे 10 बोलता हूँ। सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, विमल रॉय, विजय आनंद, गुलजार, बासु चैटर्जी, विशाल भारद्वाज, विक्रम मोटवानी, मीरा नायर और शुजित सरकार। हम्म, और एक बचा है अनुराग कश्यप। लास्ट बट नॉट लीस्ट। बहुत सारे हैं, कई सारे एक्टर्स भी हैं, बहुत सारे हैं। जैसे इसमें दो तीन नाम अल्फाबेट बोलो, अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं, इसमें कोई भी आप नाम बोल सकते हैं। यार मुझे बच्चन साहब के साथ भी काम करना है, मुझे नसीर साहब के साथ भी काम करना है, मुझे जयदीप पहलावत के साथ भी काम करना है, you know, आई विश कि आप करें काम। और मुझे लगता है आपने पहले अपनी इस फिल्म में, चिंटू में, जो स्टार नहीं है बट वो थिएटर के दिग्गज कलाकार हैं, चाहे वो सीमा पावा हो गए हैं, चाहे फादर हैं, मतलब जो भी आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे वो, क्योंकि मैं पृथ्वी में आए दिन प्लेस देखता हूँ तो इनके परफॉर्मेंस सामने से देखता हूँ तो मतलब लाल उस टाइम कुछ ऐसा कौन सा देखा है आपने? विनय का कौन सा प्ले देखा? विनय पाठक का मैंने पहले ही ये प्ले देखा था अभी पृथ्वी में। किंग लियर नहीं का मैकबेथ देखा, हाँ। और इनका सीमा मैम का उनकी स्टोरी टेलिंग थी वो देखा। इनके साथ मुझे हमेशा काम करना। सीमा जी, विनय सर, तिलोत्तमा, तो कमाल। नसीर साहब का मैंने प्ले देखा, उसमें भी स्टोरी टेलिंग सर ने डायरेक्ट किया, 1-1 घंटे की स्टोरी, जिसमें मनोज पावा भी हैं, जिसमें रत्ना पाठक साहब भी हैं, तो वो सब स्टोरी टेलिंग। तो मतलब वो बहुत अंदर से ये चीजें होती है कि वो एज एन एक्टर बनो तो ऐसा बनो, मतलब वो चीजें। तो थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। इतने इंस्पायर्ड करने के लिए नए फिल्म मेकर्स को कि ऐसी भी कहानी लोगों तक पहुंच सकती है, उसके लिए एक छोटे बजट की भी फिल्म लोगों को दिखाई जा सकती है। और जर्नी फ्रॉम मुंगेर टू मुंबई, तो इंस्पायर्ड करने के लिए उस छोटे से शहर से निकल के आप भी अपनी कहानी कह सकते हैं, कहानी, या फिर आप जिस भी फील्ड में, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आज के डेट में वो एग्जाम्पल हैं आप लोग, आप दोनों भाई, जो एक इस तरीके से एक फिल्म लेके आते हैं। और आपकी जर्नी से एक होता है ना, आप एक पॉइंट पे पहुंच के लोगों को आपके बारे में पता चलता है। हमेशा आप लोगों के बारे में जानते हैं, आज लोग आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो चीजें। तो थैंक यू सो मच सर, और आप ऐसे ही आगे काम करते रहे और हमें एंटरटेन करते रहे, ऐसी सिनेमा से हमारा वाकफा करवाते रहिए। थैंक यू, आप भी मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, चल बाय सर।